के साथ रहती थी। घनश्याम और सुनैना खेती किया करते थे और अपना जीवन आराम से गुजार रहे थे। अजी, इस बार फसल बहुत अच्छी हो गई। हाँ हाँ, तुमने ठीक कहा। इस बार मैं अनाज को बेचूंगा नहीं, बल्कि घर में ही रखूंगा। पर क्यों? अनाज को बेचेंगे क्यों नहीं? अगर बेच देंगे तो पैसे मिल जाएंगे। हाँ हाँ, पैसे तो मिल जाएंगे, पर मेरा मन कह रहा है कि मैं इस बार अनाज को घर पर ही रखूं, क्योंकि हर बार तो हमारी फसल हम बेच ही देते हैं। यह सुनकर सुनैना ने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा उसके पति के मन में कुछ होगा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। उस गांव में सभी लोग आराम से रह रहे थे। धीरे धीरे समय के साथ बरसात के दिन शुरू हो गए। बरसात की वजह से अब खेती कम हो गई। लोग अपने अपने घरों में रहने लगे। वैसे इस बार बरसात बहुत जल्दी होने लगी है। हाँ हाँ, बरसात तो जल्दी होने लगी है, पर इस बरसात में हम लोग अपने खेतों में धान कर लेंगे, क्योंकि धान की फसल बरसात में अच्छी हो जाती है। हाँ, क्योंकि उसमें पानी ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, आप इस बार अपने खेत में धान ही करना। वहीं दूसरी तरफ गांव के किसान भी काफी खुश थे और चंदू ने गोपाल से कहा, अरे भैया, इस बार बरसात जल्दी हो रही है, क्या करें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे भैया, मैं तो कह रहा हूँ इस बार धान कर लेते हैं। वैसे भी हर बार गर्मी की वजह से धान हो ही नहीं पाती है। तभी वहाँ पर गोपाल की पत्नी मालती आई और बोली, अजी सुनते हो, मुझे बाजार जाना है, कुछ पैसे दे दो। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। वैसे तुम्हें बाजार क्यों जाना है? अरे, मुझे अपना सामान लेने जाना है। अब जल्दी से पैसे दे दो ना, मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ, दे रहा हूँ। तुम्हें तो वैसे भी और कोई काम नहीं है। कितनी बारी कहा है पैसे कम खर्च किया करो। अरे, आप है तो बचत करने के लिए। वैसे भी मुझे अपने लिए सामान लेना है। फालतू में पैसे नहीं ले रही हूँ आपसे। हाँ हाँ, वो पता है मुझे। तुम्हें कितना सामान लेना है? ये कहकर गोपाल ने अपनी पत्नी को पैसे दिए, जिसे लेकर वो वहाँ से चली गई। इस पर गोपाल ने कहा, मैं तो अपनी पत्नी से बहुत ही परेशान हूँ। जब देखो तब पैसे मांगती रहती है। अरे भैया, पति ने तो पैसे मांगने के लिए ही होती है। अरे होती तो है, पर मेरी पत्नी तो ज्यादा ही पैसे लेती है। अरे नहीं नहीं भैया, सभी की पत्नी ऐसी ही होती हैं। ये सुनकर गोपाल मुस्कुरा दिया। समय के साथ सब सही चल रहा था। एक दिन अचानक बारिश हुई, बहुत तेज, और पूरे दिन होती रही, जिस वजह से सुनैना और उसका पति थोड़ा परेशान हुआ। अजी, आज सुबह से बारिश बंद ही नहीं हो रही है। देख नहीं रहे हैं कितनी तेज हो रही है ये बारिश। चारों तरफ काले काले बादल घिरे हुए हैं। हाँ हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे बाढ़ आ जाएगी। पता नहीं, बड़ा ही अजीब मौसम हो गया है। अजी, मुझे तो घबराहट हो रही है, क्योंकि इससे पहले कभी भी इतने काले बादल नहीं आए थे। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? बरसात के मौसम में तो ऐसा होता ही है। हाँ हाँ, ये भी आपने ठीक कहा, पर हमारी फसल खराब हो जाएगी अगर इसी तरह बरसात हुई। अरे नहीं, धान है, धान भला इसमें कहाँ खराब होगी। पर समय के साथ बरसात नहीं रुकी और लगातार होती ही रही, जिस वजह से सारी फसल बेकार हो गई। वही गांव के किसान काफी ज्यादा परेशान हो गए। अब किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। घरों में पानी भर गया था और एक दिन जब सुनैना और घनश्याम सोकर उठे तो काफी ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि उनका घर पानी से भर चुका था। ये देखकर सुनैना ने कहा, अजी, हमारे घर में तो पानी ही पानी भर गया है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। जल्दी से पानी घर से बाहर निकालते हैं। ये कहकर वह लोग घर से पानी निकालने के लिए बाहर आए तो हैरान थे। चारों तरफ पानी ही पानी था। सभी के घरों में पानी भर चुका था और सभी गांव वाले अपने घर से बाहर आ गए थे। ये सब देखकर घनश्याम ने कहा, हे भगवान, ये क्या? हमारे गांव में बाढ़ आ गई है। अरे हाँ हाँ भैया, तुम्हें अब पता लगा है, जबकि रात में ही घरों में पानी घुस गया था। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया, क्योंकि चारों तरफ तो पानी ही पानी है। पर अब हमें रहने का कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही पड़ेगा।
क्योंकि हम लोग इस तरह तो नहीं रह सकते। वैसे भी हमें अपने परिवार को भी तो देखना है। ये सुनकर सुनैना भी काफी ज्यादा परेशान हुई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि बरसात लगातार हो रही थी। हे भगवान, अब कितनी बरसात करोगे? इस बार तो आपने पूरा गांव ही डुबा दिया। अब हम लोग क्या करें? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सुनैना ने कहा, अजी, रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर हम लोग करेंगे क्या? क्योंकि घर में तो जा नहीं सकते, क्योंकि घर में पानी भरा हुआ है। अजी, ये तो आपने सही कहा, पर घर में अनाज भी तो है, वो बेकार हो जाएगा। हम लोग सबसे पहले बांस का घर बना लेते हैं, क्योंकि बांस का घर मजबूत होता है। ये सुनकर घनश्याम और सुनैना बांस का घर बनाने लगे और उन्होंने अपना सारा अनाज उसी घर में रख लिया। उनके घर को देखकर चंदू ने कहा, अरे भैया, तुमने तो बांस का घर बना लिया है। क्या ये काम करेगा? करना तो चाहिए भैया, क्योंकि बांस बहुत ही मजबूत होता है। अच्छा, ऐसी बात है तो हम लोग भी बांस का ही घर बना लेते हैं। वैसे भी हमारे घर तो डूब ही चुके हैं। हाँ हाँ भैया, यही अच्छा रहेगा जब तक बारिश हो रही है। ये सुनकर चंदू ने भी बांस का घर बना लिया। गांव में और लोगों ने भी बांस का घर बना लिया और आराम से रहने लगे। एक दिन की बात है, सुनैना और घनश्याम आराम से घर में बैठे हुए थे। तभी अचानक उनका घर जोर जोर से हिलने लगा, जिस पर वे लोग काफी ज्यादा घबरा गए। अजी, ये घर क्यों हिलने लगा? मुझे तो बहुत से डर लग रहा है जी। हाँ हाँ, डर तो मुझे भी लग रहा है। इसके बाद वो लोग बाहर निकल कर आए तो बहुत तेज तूफान आया हुआ था, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए। अरे, तूफान आ रहा है, अब हम लोग क्या करें? अजी, इस तरह तो हमारा घर टूट जाएगा। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, अब हम क्या करेंगे? अरे, अब जो भी होगा देखा जाएगा, सब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। यह कहकर वह लोग घर के अंदर बैठे रहे। तभी बहुत तेज तूफान आया और उनके घर अपनी जगह से तैरने लगे। ये देखकर सुनैना और घनश्याम काफी हैरान हुए। अच्छी, हमारा घर तो तैरने लगा है, अब हम क्या करें? एक बड़ी सी लकड़ी ले लो, उससे हम लोग नाव की तरह अपने घर को अपने हिसाब से चलाएंगे। यह कहकर उन लोगों ने एक एक बांस ले लिया और घर को नाव की तरह चलाने लगे। तभी अचानक उनका घर एक पेड़ से टकराया और वहीं पर रुक गया। कुछ देर बाद जब तूफान थम गया तो उन्होंने देखा सभी लोग काफी परेशान हो चुके थे, जिसे देखकर सुनैना ने कहा, आज हम लोगों की हालत कितनी बेकार हो गई है। हाँ, तुमने सही कहा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोगों को ये भी दिन देखने पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ गोपाल भी काफी परेशान था और उसकी पत्नी भी, क्योंकि उनके घर पर अनाज बहुत कम था। अरे, हमारे घर पर तो अनाज बहुत ही कम रह गया है, अब हम लोग क्या करेंगे? तुमने कभी सोचा ही नहीं कि घर में बचत कर ली जाए। अब देखा ना, आज के समय में पैसों की कितनी जरूरत पड़ गई है। अजी, तो अब मैं क्या अपने लिए सामान भी ना खरीदूं? आप तो यही चाहते हैं कि मैं बस घर में बैठी रहूं और कुछ भी ना लूं। हाँ हाँ, तो फिर क्यों चिल्लाती रहती हो? वैसे भी अभी कुछ काम नहीं है, सारी फसल खराब हो चुकी है। ये सब सुनकर मालती भी काफी परेशान हुई। दूसरी तरफ सुनैना खाना बना रही थी। उसका घर पूरे गांव में तैर रहा था। ये सब देखकर गांव वाले थोड़े हैरान थे और एक बार उनका घर तैरते हुए चंदू के घर के सामने से निकला, जिस पर चंदू ने कहा, अरे भैया, अपना घर एक जगह पर स्थिर कर लो, वरना ये ऐसे ही तैरता रहेगा। अरे, कहाँ से स्थिर कर लूं? चारों तरफ तो पानी ही पानी है। हाँ, ये भी सही कह रहे हो। जब तक गांव से पानी नहीं निकलेगा तब तक तुम्हारा घर इसी तरह तैरता रहेगा। वो तो अच्छा हुआ हमारा घर नहीं टूटा, वरना हमारा घर भी इसी तरह तैरता। अरे चलो, कोई बात नहीं, जब तक ये मुसीबत है तब तक झेल लेते हैं ना। वैसे भी ये दिन हमारे लिए रोज नहीं आने वाले, ये भी यादगार बन जाएंगे। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा भैया। जो भी पल है हमें उसे आराम से जीना चाहिए। तभी सुनैना ने आवाज लगाई, अजी, खाना बन गया है। हाँ हाँ हाँ, अभी आता हूँ। इसके बाद उन्होंने खाना खाया
पर खाना बहुत ज्यादा बन चुका था। वही खाने की खुशबू चारों तरफ फैल गई थी, जिससे गांव वाले काफी हैरान हुए और मालती ने अपने पति से कहा, अजी ये खाने की खुशबू हाँ इतनी अच्छी कहाँ से आ रही है? तुझे ऐसे में भी खाने की पड़ी हुई है। आहा, मुझे नहीं पता कहाँ से आ रही है। अजी पता तो लगाओ कितनी अच्छी खुशबू है। तभी वहाँ से सुनैना का घर गुजरा, जिस पर गोपाल ने कहा, अरे खुशबू तो सुनैना के घर से आ रही है। अजी रुको रुको, मुझे इनसे खाना लेना है। इनका खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है। अरे पागल हो गई है क्या जो मैं रुकूं? तभी मालती खुद बाहर निकली और उसने सुनैना को आवाज दी। आवाज को सुनकर सुनैना बाहर आई और बोली, क्या हुआ बहन, तुमने मुझे बुलाया? हाँ हाँ हाँ, मैंने ही बुलाया है, क्योंकि तुम्हारे खाने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन, वैसे भी आज ज्यादा बन गया था। ये कहकर सुनैना ने मालती को खाना दे दिया, जिसे देखकर मालती काफी खुश हुई और जब उसने खाना खाया तो कहा, अरे वाह बहन, तुम्हारा खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। ये सुनकर सुनैना काफी खुश हुई और इसके बाद उसका घर आगे निकल गया। पर सुनैना को ये बात काफी पसंद आई और उसने अपने पति से कहा, अजी हमें अपना गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस तरह हम लोग कब तक बैठे रहेंगे? अरे तुम तो देख ही रहे हो, इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं? चारों तरफ पानी भरा हुआ है। हाँ हाँ मुझे पता है, पर क्यों ना हम लोग अपने घर को ढाबा बना ले, जिसे हम लोग इसी तरह तैरते हुए पूरे गांव में खाना बेचा करेंगे। वैसे भी अभी लोगों को खाने की जरूरत होगी। ये सुनकर घनश्याम भी काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे भी हमारे पास अनाज बहुत सारा रखा हुआ है। और अगले दिन से ही सुनैना ने खाना बनाना शुरू कर दिया और बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा लिया। जब लोगों ने बोर्ड को पढ़ा तो कहा, अरे वाह, इन्होंने तो अपना घर ढाबे में बदल लिया है। कितना अच्छा तरीका है रे। हाँ हाँ, यही तो बुद्धिमानी होती है। मानना पड़ेगा सुनैना और घनश्याम को। वही आप सुनैना और घनश्याम काफी ज्यादा खुश थे और पूरे गांव में घूम घूम कर अपना खाना बेच रहे थे। उनका खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, जिस वजह से सभी लोग उनका खाना खा रहे थे। वैसे मानना पड़ेगा भैया, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी अच्छी जुगाड़ लगाकर इतना अच्छा खाना बना लोगे। अरे सोचा तो मैंने भी नहीं था। ये तो तुम्हारी भाभी का कमाल है, इन्होंने ही मुझे बताया। वैसे भाभी, आपके हाथों में जादू है। हमने तो आपके हाथ का कभी खाना खाया ही नहीं था, आज खाया तो पता लगा। इसलिए भैया आपकी कभी बुराई नहीं करते। ये सुनकर सुनैना काफी खुश हुई और वो लोग इस तरह अपना ढाबा चलाने लगे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ उनका ढाबा काफी अच्छा चलने लगा, क्योंकि वह कम पैसों से अच्छा खाना दिया करते थे। एक दिन की बात, उनका खाना दोपहर में ही खत्म हो गया, जिस पर सुनैना ने कहा, अजी आज तो खाना बहुत ही जल्दी खत्म हो गया। ऐसा करती हूँ फिर बना लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दो, अब मुझे नहीं लगता कि कोई खाना खाएगा। अगर नहीं खाएंगे तो शाम को हम लोग ही खा लेंगे। वैसे भी अगर कोई एकदम आ गया तो हम लोग खाना बनाकर कैसे देंगे? ये सुनकर घनश्याम ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, तुम बना लो। पर तभी सुनैना ने देखा कि सब्जियां खत्म हो चुकी है और उसने घनश्याम से कहा, सब्जियां तो खत्म हो गई है जी, आप बाजार जाकर सब्जियां ले आइए। अरे इस समय सब्जियां? अभी तो बहुत तेज बारिश हो रही है। आप छाता ले जाइए ना, क्योंकि घर पर अब कुछ भी नहीं है। ये सुनकर घनश्याम ने छाता लिया और बाजार के लिए निकल गया। चारों तरफ पानी था, जिसे देखकर घनश्याम काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। लगभग 1 महीना होने को आया है, अभी तक बारिश बंद नहीं हुई है और ये पानी बाहर जा पा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये कहकर वह चलता ही जा रहा था। तभी उसने देखा पानी बहुत तेज रफ्तार से अंदर ही आ रहा था। ये देखकर वो काफी हैरान हुआ। अरे ये पानी अंदर क्यों आ रहा है?
बाहर क्यों नहीं जा रहा? मुझे देखना चाहिए, आखिर हो क्या रहा है। यही सोचकर घनश्याम गांव के बाहर नदी के तरफ चला गया तो उसने देखा नदी में एक बहुत बड़ी लकड़ी का बांध बन गया था, जिस वजह से पानी वही रुका था और गांव में आ रहा था। ये सब देखकर घनश्याम को समझ आया, इसीलिए गांव में पानी भर रहा है और उसने कहा, अच्छा, तो ऐसी बात है। मुझे ये बात गांव वालों को बतानी पड़ेगी। घनश्याम घर लौट आया। सुनैना ने देखा घनश्याम सब्जी नहीं लाया, जिस पर उसने कहा, अरे आप सब्जी लेकर नहीं आए? नहीं नहीं, क्योंकि मुझे पता लग गया है ये पानी गांव में क्यों भर रहा है। क्या? पर आपको कैसे पता लगा? इस पर घनश्याम ने सुनैना को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सुनैना ने कहा, अच्छा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें गांव वालों के साथ मिलकर उस बांध को तोड़ना चाहिए, तभी पानी निकलेगा। इसके बाद घनश्याम ने सारे गांव वालों को बुलाया। जब गांव वालों को पता लगा तो गोपाल ने कहा, अरे हमने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। चलो चलो, हम सभी लोग मिलकर नदी पर चलते हैं और उस बांध को हटाते हैं। हाँ, वो पेड़ बहुत ही भारी है। अगर सभी मिलकर हटाएंगे तो पेड़ हट जाएगा और नदी का पानी आगे बढ़ जाएगा, जिससे गांव का पानी भी निकल सकता है। ये सुनकर सभी लोग नदी की तरफ आ गए और उस पेड़ को हटाने लगे। काफी मुश्किलों के बाद उन्होंने पेड़ को हटाया। जैसे ही पेड़ हटा, सारा पानी एकदम जाने लगा, जिसे देखकर सभी काफी ज्यादा खुश हुए और गोपाल ने कहा, अरे हमें तो पता ही नहीं था कि नदी पर बांध बन गया है। आज आपकी वजह से भैया गांव की मुसीबत हल हो गई। हाँ गोपाल, एकदम ठीक कह रहे हो। हमने तो कभी जानना चाहा ही नहीं। अरे भैया, मैं भी कहा, वो तो मैं बाजार आ रहा था, सोचा सब्जी ले आऊं। इसी वजह से मैंने देखा कि पानी तो अंदर आ रहा है, तो मैं नदी की तरफ चला गया। चलो, ये मुसीबत तो दूर हो गई। अब बस पानी बंद हो जाए। हाँ हाँ भैया, पानी अब बंद हो जाएगा, फिर तो सब कुछ सही हो जाएगा। वैसे भी बहुत बारिश हो चुकी है पहले ही। इसके बाद वह लोग अपने अपने घर को लौट आए। धीरे धीरे समय के साथ बरसात अब कम होने लगी। वही गांव का पानी भी अब काफी हद तक निकल रहा था, पर अभी भी उनका घर तैरता हुआ ढाबा था। और एक दिन सुनैना ने कहा, वैसे अगर पानी बंद हो जाएगा, फिर हमारा घर एक जगह स्थिर हो जाएगा, फिर हम लोग ढाबा कैसे चलाएंगे? अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? फिर हम लोग अपने घर पर ही ढाबा खोल लेंगे, क्योंकि अब तो सभी हमारे खाने के दीवाने हो गए हैं, क्योंकि तुम खाना ही इतना अच्छा बनाती हो। क्या सच कह रहे हो? आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? अरे मैंने सोचा क्या बताऊं, क्योंकि कहते हैं ना, ज्यादा तारीफ कर दो तो औरतों के दिमाग खराब हो जाते हैं। ये कहकर घनश्याम हंसने लगा। इस पर सुनैना ने मुंह बना लिया, जिस पर घनश्याम ने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, क्या मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकता हूँ? तभी वहाँ पर चंदू आया और बोला, अरे भैया, एक प्लेट गर्मा गर्म खाना तो खिलाओ। अरे हाँ हाँ भैया, अभी खिलाता हूँ। इसके बाद घनश्याम ने उसे खाना दिया। वही समय के साथ अब बरसात बंद हो गई, जिस वजह से गांव के सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि बरसात बंद होने के साथ ही उनके घरों का भी पानी निकल गया था। अजी, हमारे घर का सारा पानी निकल गया है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो हम अंदर जाकर देखते हैं। इसके बाद जब वह लोग अपने घर के अंदर गए तो सब कुछ पहले जैसा हो चुका था, जिसे देखकर सुनैना ने कहा, जी, हमारा घर तो पूरी तरह से सूख गया, तो अब हम लोग बांस के घर का क्या करेंगे? तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो? उसे हम लोग ढाबे की तरह इस्तेमाल करेंगे, जैसे करते आए हैं। अब बस उसे एक जगह रख देंगे, जिससे वो हमारा ढाबा बन जाएगा। पर हम उसे रखेंगे कहाँ पर? अरे हम उसे गांव के बीचों बीच रखकर चलाएंगे ना, जिससे सभी गांव वाले हमारा खाना खा सके। ये सुनकर सुनैना काफी ज्यादा खुश हो गई। वही अब गांव वाले भी काफी खुश थे। आखिरकार आज लगभग 2 महीने के बाद बारिश बंद हुई है और हमारे घर पहले की तरह हो गए हैं। हाँ हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। मैंने तो सोचा था ये कभी बंद ही नहीं होगी। अब बस कुछ ही दिनों में हमारे खेत भी सूख जाएंगे और हम फिर से फसल करेंगे। हाँ, वैसे भी इस बार हमने बहुत नुकसान झेला है।
ना ही फसल कर पाए हैं। चलो, जो हुआ सब हुआ। वही दूसरी तरफ सुनैना और घनश्याम ने भी अपने घर को पहले की तरह कर लिया था और फिर उन्होंने पास के ढाबे को गांव के बीचों बीच रख लिया और अब वो आराम से ढाबा चलाते थे। अब सुनैना और घनश्याम काफी ज्यादा खुश थे। वही वह लोग ढाबा चलाने के साथ फसल भी किया करते थे। मधुचरण नाम का एक छोटा सा गांव था। एक दिन वहां पर दो साधु किसी दूसरे गांव से आए थे। वो दोनों साधु मधु जैन गांव के बाहर जंगल में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे। उसी गांव के पास में एक शिवगिरी नाम का एक बहुत बड़ा राज्य था, जहां पर राजा शिवसेन का राजपाट चलता था। राजा को पता चला कि मधु जैन गांव में दो संत महात्मा आए हैं और वो लोगों को मार्गदर्शन कराते हैं। रात्रि होते ही राजा जल्दी अपनी रानी लीलावती के पास आए। महारानी, मैंने प्रजा से सुना है कि पास के गांव में दो बड़े दिग्गज संत महात्मा आए हैं और वो लोगों का मार्गदर्शन करा रहे हैं। मैं सोच रहा था कि हमारे बेटे वीरभद्र को उनके पास भेज दे ताकि वो भी कुछ राजपाट और अच्छी रणनीति की शिक्षा ले सके। महाराज, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि राजकुमार वीरभद्र अब धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। अब उनको शिक्षा ग्रहण कराना बहुत जरूरी है। देव योग से रात का फायदा उठाकर राजमहल में एक चोर चोरी करने आया हुआ था। उसने राजा और रानी की सारी बातें सुन ली। तभी चोर ने सोचा, अच्छा, चोरी करने से तो मैं फंस भी सकता हूँ, पर साधु बन जाओ तो काम बन जाएगा। राजकुमार वीरभद्र आएगा और मेरा चेला बन जाएगा, फिर मुझे चोरी करने की क्या जरूरत रहेगी। हाँ। ऐसा बोलकर चोर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह चोर अपना रूप बदलकर एक साधु का रूप ले लेता है। तभी उसके मन में आया कि साधु तो मैं बन गया हूँ, लेकिन कुछ उपदेश भी तो सीखना जरूरी है। अगर किसी ने मुझे कुछ पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। एक काम करता हूँ, उन दोनों साधुओं के पास चला जाता हूँ। चोर वहाँ से चला जाता है और दोनों साधुओं की कुटिया में आ जाता है। मुनिवीर, मैं एक नया संत हूँ। मुझे इस जगत के नियम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। आप मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे बताइए जगत का कल्याण कैसे हो। बच्चे, जगत कल्याण के लिए तुझे हमेशा सच बोलना होगा, दयावान बनना होगा। एक बार वचन देने के बाद उस वचन को निभाना होगा, चाहे उस वचन को पूरा करते करते तुम्हारे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। मुनिवीर, मैं नादान हूँ। मैं कुछ महीनों तक आपके साथ रहना चाहता हूँ और भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। अब चोर की बातें सुनकर वो दोनों साधु सहमत हो जाते हैं और उस चोर को अपनी कुटिया में शरण दे देते हैं। इधर राजा उन दोनों संत में से सबसे आदर्श कौन सा है यह पता लगाने के लिए महल से निकल गए थे। कुछ ही देर में राजा साधुओं की कुटिया में पहुंच जाते हैं। राजा शिवसेन सीधा उन दो साधुओं के पास जाता है और उन्हें सवाल पूछता है कि जगत कल्याण कैसे करे। अब उन दोनों साधुओं ने एक ही उत्तर दिया कि अपने संकल्प पर दृढ़ बने रहो, चाहे मौत ही क्यों न आ जाए। राजा उन दोनों साधुओं के मन की बात सुनकर कुटिया से चला जाता है। तभी राजा की नजर उस चोर पर जाती है। राजा उस चोर के पास आ जाता है और वही सवाल दोहराए जो उन दो साधुओं को पूछा था। राजन, जगत कल्याण प्रेम, दया और करुणा से होता है और इसके लिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमेशा अपने वचन को पूरा करना चाहिए, चाहे इसके बदले में हमारे प्राण क्यों ना चले जाए। अब राजा सोचने लगा
कि साधु में ज्ञान का भंडार कूट कूट कर भरा हुआ है। मुझे लगता है ये साधु ही महाज्ञानी है। अब राजा को क्या पता कि ये साधु के भेष में सपोला है और वह उन साधुओं द्वारा बताई हुई बातें बोल रहा है। राजा साधुओं की पूरी कुंडली निकालकर महल लौट आया था। रात होते ही वो चोर छिपकर महल में आ गया। इधर राजा रानी लीलावती के पास आया। चोर भी छिपकर उनके स्वर्ण कक्ष में आ गया। महाराज, आप उन साधुओं से मिलकर आए, क्या हुआ? आपका मार्गदर्शन हुआ? हाँ महारानी, मार्गदर्शन तो हुआ, लेकिन मैंने वहाँ देखा कि 2 साधु नहीं बल्कि वहाँ पर तो 3-3 साधु थे। महाराज, हमें खुलकर बताइए, वहाँ पर क्या हुआ था? मुझे भी जानने का पूरा हक है। अरे महारानी साहिबा, जब मैं उन 2 साधु के पास गया तो मेरे सवाल का उत्तर मुझे संतोषदायक नहीं मिला। लेकिन जैसे ही मैं कुटिया से बाहर निकला तब पेड़ के नीचे तीसरा साधु बैठा हुआ था। उन्होंने मेरा सवाल का उत्तर एकदम बेखुदी से दिया। अब राजा और रानी दोनों सच्चे और सरल स्वभाव के थे। उन्होंने विचार किया कि राजकुमार वीरभद्र को तीसरे साधु के पास भेजना चाहिए। उनकी बातें सुनकर चोर पर बहुत बड़ा असर पड़ा और सोचने लगा, अरे मैंने तो साधुओं द्वारा सिखाई हुई बातें ही बोली थी। राजा ने मुझे महाज्ञानी संत मान लिया। इसका मतलब यही हुआ कि मैं चोरी करने के लिए नहीं बना हूँ, बल्कि लोगों के मार्गदर्शन के लिए बना हूँ। आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूँगा। हाँ। ऐसा बोलकर चोर राजमहल से चला गया। अगली सुबह चोर ने सोच लिया कि अब तो मुझे सच्चा संत बनना है, और वो ऐसा बोलकर जंगल की ओर निकल गया। अब चोर गांव-गांव सच्चे साधु को ढूंढने लगा ताकि उसे अच्छी शिक्षा मिल सके। दोपहर का समय था। चोर को कोई सच्चा साधु नहीं मिला और वो थक हार कर पेड़ के छाए में बैठ गया। तभी उनकी कानों में राम नाम जपने की आवाज सुनाई दी। चोर उस आवाज की ओर जाने लगा। चोर देखता है कि एक संत पेड़ के नीचे बैठकर राम नाम का जप कर रहे हैं और उनका तेज जंगल में चारों ओर फैला हुआ है। चोर साधु के पास जाता है। हे मुनिवर, मुझ अज्ञानी का मार्गदर्शन करो और मुझे अपनी शरण में ले लो। साधु ने अपने अंतर ध्यान निपटाकर आंखें खोली और बोले, बच्चे, मैं तुझे शिक्षा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। हाँ हाँ मुनिवर, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ। आप अपनी शर्त बताइए। ठीक है बच्चे, तुझे 2 सिर काट कर लाने हैं, एक सच्चे इंसान का और दूसरा उस इंसान का लाना है जो हमेशा राम नाम जपता हो। अब उस चोर ने सोचा कि मैं उन 2 साधुओं के सिर काट कर ले आता हूँ। चोर तलवार लेकर वहाँ से चला गया। चोर ने रास्ते में चलते चलते सोचा, नहीं, मैं सर काटने वाला पाप नहीं कर सकता। कि मुझ में और एक हत्यारे में क्या कमी रह जाएगी? नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो चोर वहाँ से वापस मुड़ जाता है और सीधा साधु के पास आ जाता है। क्या हुआ बच्चे, दोनों सिर लेकर आ गया? हाँ मुनिवर, लेकर आ गया हूँ। अच्छा, दिखाओ तो वो दोनों इंसानी सिर कहाँ हैं आखिर? मुनिवर, वो दोनों सिर मेरे एक सिर के अंदर है। मैं एकदम सच्चा हूँ और साधु बनने के बाद राम नाम का जप भी करता हूँ, इसलिए आप मेरा सिर ग्रहण कर लीजिए। बस बच्चे बस, तुमने मेरा दिल जीत लिया है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए। मुझे तुम्हारा सिर नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारा साथ